हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नया अलग टॉपिक करेंगे। आज हम लोग करेंगे बिहार के आधुनिक कालीन बिहार को। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यूरोपियनों का आगमन किस तरह बिहार में होता है और किस तरह वो अपना आधिपत्य जमाते हैं। इसी पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं कि इसमें है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ रहा था। तो मुख्य केंद्र जो है इसका पटना और भागलपुर में रहा है। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। उसके बाद है कि डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया है? तो डच ने पटना में 1630 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया है? तो अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में 1651 ईस्वी में अपना फैक्ट्री को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो यह आपको चंद्रनगर में था। और चंद्रनगर कहाँ है? तो बिहार में। बिहार के किस जिले में? तो यह आपको पटना जिला में है। उसके बाद है यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के क्या कारण थे? तो इनके बहुत से कारण थे, लेकिन कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। सल्जूक़ तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, यह भी एक कारण था। उसके बाद है कि यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध होना, यह भी एक कारण था। और भारत की संपन्नता, तो ये तो थी ही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम देखते हैं कि किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था। तो खालसा भूमि के बारे में सबसे पहले बता दें कि खालसा भूमि जो था, यह मुगल काल के बादशाह के फुल्ली नियंत्रण में जो भूमि पड़ता था उसे ही खालसा भूमि कहा जाता था। और खालसा भूमि का जो इनकम यानी कि आय होता था वह राजकोषीय खजानों में ऐड किया जाता था कि ताकि राज्य को चलाया जा सके। तो इस भूमि को किसने प्रदान करने लग गया यूरोपीय व्यापारियों को? तो यह था फर्रुखसियर। उसके बाद है अगला कि किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो यह था आपको फर्रुखसियर को ही पटना में लूट लिया गया था। उसके बाद है अगला कि औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यह 1765 ईस्वी में हुआ है। 1765 ईस्वी में हुआ है। क्या चीज़? 1765 ईस्वी में औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ है? अगला है औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह 1765 ईस्वी में हुआ था। 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन कब से कब तक रहा है? तो बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का जो द्वैध शासन है वह आपको 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो कितना देना स्वीकार किया था? तो यह था आपको 26 लाख। कितना था? 26 लाख देना स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब यानी कि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन बना था? तो ये था आपको राजा सिताब राय। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो किसने बताया है? तेवनिरिये ने। किसने? तेवनिरिये ने। अगला है कि कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? तो कितने लाख पाउंड की प्राप्ति होती थी? 30 लाख। अगला है कि बिहार में द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन नीति से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के साथ चौथ कौन वसूलते थे? तो मराठे जो लोग थे, मराठे प्रशासन जो था वो चौथ वसूलता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किससे भयभीत रहते थे? तो बिहार में अंग्रेज जो है बिहार में किससे भयभीत रहते थे? मराठों से। क्योंकि उस समय मराठा क्या था कि बिहार में द्वैध शासन की वजह से अपना चौथ वसूलते थे और उनकी अच्छी पकड़ भी थी। अब कंपनी शासन, अब अगला कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा है? तो बिहार में भीषण अकाल जो है आपको 1770 में पड़ा है। 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? तो कंपनी सरकार के हस्तक्षेप नीति की अगर बात करें तो इसमें राजस्व वसूली ये भी आता है, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना यह भी था, और सभी को नियंत्रण में रखना यह भी था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 का क्या कारण रहा है। तो यह इसमें जो है नोनिया विद्रोह आपको स्वराज के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोष किसका था। तो यह आपको सन्यासी गुरुओं का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीरभूम जिले यानी कि जो अभी वर्तमान समय में वह संथाल परगना में अवस्थित है, उसमें किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था, कंपनी सरकार का विरोध किया था। तो यह आपको पहाड़िया विद्रोह, पहाड़ी लोग जो थे यह विद्रोह किया था। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है कि मुंडा कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ है। मुंडा यानी मुंडा विद्रोह को ही कोल विद्रोह कहा जाता है, और मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ है। तो मुंडा विद्रोह आपको बता दें 1831 में हुआ है। अब संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। संथाल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में। अब ये लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था। तो लोटा विद्रोह आपको यह मुजफ्फरपुर में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ रहा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपको पटना में रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में कल करेंगे आगे का वीडियो एक अच्छे टॉपिक के साथ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और इसी तरह की नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आते रहें। ये प्रश्न आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है।